गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं आप सब? गुड सर। गुड। क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर रहे हो बच्चों? कहाँ चलिए बताइए। सबसे पहले मयूरी, आप बताइए बच्चों। बेटा आप कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने? असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 कर लिया है। चलिए, लेवल 1 का या लेवल 2 का? लेवल 1। चलिए ठीक है। सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं ना। यस सर। चलिए ठीक है बेटा। सरबजीत आपने? तो थोड़ा पीछे है, थोड़ा पीछे। कौन से चैप्टर पे बेटा? तो इसी चैप्टर में है। इसी क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन वाले का ही कर रहे हो? हाँ, यस सर। चलिए ठीक है, करते रहिए बच्चों। डाउट्स आप पोस्ट नहीं करते, डाउट भी पोस्ट करते रहिए। कहाँ कहाँ डाउट है ना। चलिए, तो आज बच्चों हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बच्चों, कुछ जनरल से फिनोमिना आपने देखे हुए होंगे कि मून को देखा है या सन को देखा है। उसके अलावा आपने एक और फिनोमेना देखा है कि एक पत्थर को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कोई हाइट ट्रेवल करके वापस जमीन पे आ जाता है। या मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या सन जो है वो, सॉरी, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये सारे फिनोमेना आपने देखे हुए हैं, ऑब्जर्व किए हुए हैं। यस और नो बच्चों? नहीं देखे? मून यस देखा है, नहीं सर। देखा? देखे हो ना। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना आपने देखे हुए हैं। चलिए, इसके अलावा हम जैसे मान लीजिए लोअर क्लासेस की बात करें, 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, स्टार एंड सोलर सिस्टम। तो वी आर लिविंग ऑन अर्थ। जो अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम में कितने वो हैं बच्चों, प्लैनेट्स बता सकते हैं एज पर द लेटेस्ट डेटा? सर 8। 8। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, फिर एक प्लेनेट को ड्वार्फ प्लेनेट बोल के हमने उसे रिमूव कर दिया। और करंटली हम पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, और वो प्लेनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फर्दर बहुत से प्लेनेट ऐसे हैं जिनके कुछ सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम मून कहते हैं। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है, तो जो कि मून है, और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ही बहुत से प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर वगैरह है, इनके भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं। सैटर्न है, सैटर्न के तो अप्रोक्सीमेटली 82 83 सैटेलाइट्स हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इन सब के पीछे क्या रीजन है? इन सब के पीछे एक रीजन है बच्चों, हमने पढ़ा था, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वहां पे एक वेरिएबल फोर्स लगता है। पढ़ा था हमने, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए वेरिएबली एक्सेलरेटेड मोशन। यस और नो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन वेरिएबली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है तो मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स लग रहा है। तो कोई ना कोई फोर्स जरूर रेस्पॉन्सिबल है इन सब फिनोमिना के लिए। कौन कौन सा फिनोमिना? कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ जा रहा है। इन सब फिनोमिना के पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही चैप्टर है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही हम जानेंगे। अब बच्चों, एक लॉ है बेसिकली, एक फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे हमने फर्स्ट चैप्टर में कि आउट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस द वन ऑफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चों? यस सर। उनमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो मासेस के बीच में एक्ट कर रहा है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेसिकली वो दिया था न्यूटन ने। अब न्यूटन ने भी कहीं से
ये नॉलेज प्राप्त की होगी, उसने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं होंगे। तो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे हम कहते हैं, वो किससे इंस्पायर होके दिया था? उन्होंने ये लॉज दिए थे इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ साइंटिस्ट केपलर। एक साइंटिस्ट थे केपलर, उन्होंने कुछ लॉ दिए, उन लॉ को स्टडी किया न्यूटन ने, और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो हम भी न्यूटन की तर्ज पे ही काम करेंगे। पहले न्यूटन ने प्लेनेटरी मोशन, सॉरी, केपलर्स के लॉ पढ़े। केपलर ने बेसिकली क्या दिए? केपलर ने 3 लॉ दिए, किसके लिए? प्लेनेटरी मोशन के लिए। तो केपलर ने 3 प्लेनेटरी मोशन के लिए लॉ दिए। उन लॉज के बेसिस पे ही न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। समझ में आए बच्चों बात? केपलर्स लॉ, जिनके आधार पे ही न्यूटन ने फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो केपलर ने, जैसा मैं बोल रहा हूं कि केपलर ने बेसिकली 3 लॉ दिए बच्चों, किसके लिए? प्लेनेटरी मोशन के लिए। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बच्चों इन लॉज को अगर मैं नाम दूं, तो जो फर्स्ट लॉ है, द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। और ये क्या बोलता है लॉ ऑफ ऑर्बिट? कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। जो भी प्लेनेट मूव कर रहे हैं वो सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं। और उस इलेप्टिकल पाथ पे जब मूव करते हैं, तो उस इलेप्टिकल पाथ पे 2 फोकस होते हैं। सन उसमें से किसी एक फोकस पे लाई करेगा। ठीक है बच्चों? तो ऑल द प्लैनेट्स, it says all the planets move in a elliptical orbit, moves in a elliptical orbit with the sun at one of the focus, with sun at one of the focus of the ellipse। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको कहीं ये गलत फहमी हो, क्योंकि जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है, तो हम गलत होंगे बच्चों। एक्चुअल में अर्थ सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ पे मूव करती है। ओके बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस। चलिए, तो इलिप्स की शेप आपने देख रखी होगी। इलिप्स बेसिकली एक पिचका हुआ सर्कल है। यस और नो? किसी सर्कल को आप पिचका दोगे तो क्या बन जाएगा? एक इलिप्स बन जाएगा। तो ये एक तरीके का इलिप्स हो गया है। सॉरी, चलिए, तो इस इलिप्स के बारे में अगर हम जाने बच्चों, तो यहाँ पे 2 एक्सिस होती है। एक एक्सिस होती है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, और एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो डेफिनेटली ये जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। बड़ी है तो मेजर, छोटी है तो माइनर। चलिए, इस तरीके से ये इलिप्स हो गया। इस इलिप्स में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये इलिप्स का सेंटर हो गया। ये पहला फोकस हो जाएगा F1, ये दूसरा फोकस हो जाएगा F2। सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये होती है बच्चों A, और ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 2A। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2A, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 2B। यहाँ पे बच्चों जो A डिस्टेंस होगी, क्या A डिस्टेंस सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही A होगी? यस और नो? अगर ये टोटल 2A है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस A हो जाएगी। और A को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। A इज सेमी मेजर एक्सिस।
फर्दर अगर हम बात करें बी, तो बी को क्या कहेंगे बच्चों? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये एक टाइपिकल इलिप्स हो गया जिसके दो फोकस हैं F1 F2, ए और बी इसकी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी। अब जो कोई भी प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, कोई भी जो प्लेनेट होता है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, और सन यहाँ पे किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, ये F1 पे भी हो सकता है और F2 पे भी हो सकता है। मान लेते हैं सन जो है वो बच्चों यहाँ पे लाई कर रहा है इस फोकस पे, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सन हो गया। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। जब कोई भी प्लेनेट इस पोजीशन पे होगा तो क्या मैं कह सकता हूं इट विल बी क्लोजेस्ट टू द सन, यस और नो? Yes, sir. यस। तो इस Yes. पॉइंट को मैं दे देता हूं पॉइंट पी, जिसे हम बोलेंगे बच्चों पेरीहेलियन। क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। पी इज पेरीहेलियन and it is the point when planet is closest to the sun, पेरीहेलियन। और this will be the farthest point, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ए, और ए होता है बच्चों एपीहेलियन, ए इज एपीहेलियन। जिसे हम एपोजी और पेरेजी भी बोलते हैं। तो क्लोजेस्ट पॉइंट हो जाएगा पेरोजी और फार्थेस्ट पॉइंट हो जाएगा एपोजी। ठीक है बच्चों, पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। ओके, बोलो भाई। यस सर। यस, तो ये था हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट, और जिसमें हमें ये जानकारी मिली कि कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करता है। चलिए, सेकंड लॉ, केपलर का जो सेकंड लॉ है फॉर प्लैनेटरी मोशन, इट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है बच्चों? द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाता हूं। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन, एनी प्लेनेट टू द सन sweeps out equal area in equal interval of time, sweeps out equal area in equal interval of time। देखो बच्चों, अगर हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, या हम कह देते हैं कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यस और नो? सिमिलरली, अगर हम इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी नाम दूंगा इसको, कौन सी? एरियल वेलोसिटी। क्या कहूंगा बच्चों इसे? एरियल वेलोसिटी। और जो एरियल बेसिकली क्या हो गया? इक्वल एरिया अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी हो गया। तो किसी भी प्लैनेट के लिए जो एरियल वेलोसिटी होती है बच्चों, ये होती है कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए ये इलेप्टिकल पाथ हो गया, चलिए डायग्राम में यहां से नहीं लिख पाएंगे। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। चलिए, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस यहाँ पे है, सन को हमने यहाँ पे विराजमान कर दिया है, ये सन हो गया यहाँ पे।
अब मान लीजिए एक प्लेनेट यहां से इनिशियली वो इस पोजीशन पे था बच्चों, इनिशियली इस पोजीशन पे था और इस पोजीशन से वो ट्रेवल करके इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो उसके लिए जो एरिया स्वेप्ट हो जाएगा, क्या वही होगा बच्चों एरिया स्वेप्ट? यस और नो? मान लीजिए Yes, sir. यस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया। फर्दर मान लेते हैं कि वो पॉइंट, चलिए ये पॉइंट ए से बी तक गया, यहाँ पे ये पॉइंट सी से डी तक गया, यहाँ पे मान लीजिए उसका जो एरिया स्वेप्ट हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो ये एरिया स्वेप्ट है ये A1 है, और अगर ये एरिया स्वेप्ट A2 है, ये एरिया स्वेप्ट A1 है, ये एरिया स्वेप्ट A2 है। बच्चों अगर ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा टी ए बी, इसकी वैल्यू, और सी से डी तक जाने में जो टाइम लगा टी सी डी, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं A1 विल बी इक्वल टू A2? क्योंकि ये लो क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर टाइम इक्वल है ए से बी तक जाने का और सी से डी तक जाने का टाइम इक्वल है, तो डेफिनेटली एरिया यहाँ का ए से बी तक का एरिया और सी से डी तक का एरिया भी इक्वल होने वाला है। ओके बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, तो ये बात तो हमने सीख ली। अब हम निकालेंगे एरियल वेलोसिटी की। एरियल वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है बच्चों? ये जो लो है, लो ऑफ एरिया, ये बेसिकली किसकी वजह से है? ये आया है, इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, दिस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, किसकी वजह से आया है? ये किसका कंसिक्वेंस है? कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए किस तरीके से। चलिए, मान लीजिए बच्चों, जब प्लेनेट पॉइंट ए से बी तक जा रहा था, पॉइंट ए से बी तक जा रहा, मान लेते हैं ये बहुत छोटा सा एरिया है, ये जो एरिया है ए से बी तक के लिए ये बहुत छोटा सा एरिया है, और अगर इसको मैं डेल्टा ए बोलूं, बहुत छोटा एरिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल दिख रहा है, अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो ट्रेंगल के लिए एरिया क्या होता है बच्चों? ये ट्रेंगल ले लेता हूं, इस ट्रेंगल के लिए अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो लगभग लगभग ये जो आर होगी, इसकी रेडियस होगी, क्या यही इसका परपेंडिकुलर भी हो जाएगा? अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है तो इसके लिए हाइट क्या मैं आर के बराबर ले लूं? Yes, sir. यस। चलिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट तो हो गई बच्चों कितनी? आर। हाइट तो हो गई आर, मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये डिस्टेंस में बात कहूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो प्लेनेट है वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लेनेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और a से b तक जाने में कोई डेल्टा t टाइम लगाता है, तो क्या मैं लिख देता हूं कि ए बी विल बी इक्वल टू वी डेल्टा टी? ए से बी तक जाने में अगर कोई डेल्टा टी टाइम लग रहा है, प्लेनेट किसी वी वेलोसिटी से जा रहा है, देन ए बी विल बी इक्वल टू वी डेल्टा टी, तो एरिया विल बी आर क्रॉस वी डेल्टा टी, एंड दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट। ठीक है, ये एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट हो जाएगा। अगर हम बात करें एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी एरिया अपॉन टाइम, सो इट विल बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 आर क्रॉस बी डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी। क्या हो जाएगा बच्चों? एरियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर क्रॉस वी के बराबर ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें
हमें यहाँ पे क्या लाना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, तो किस तरीके से लाएं, देखो हमें पता है जो लीनियर मोमेंटम होता है P, इट इज इक्वल टू mv, यस और नो, P इक्वल टू mv होता है। तो यहां से मैं v की वैल्यू क्या P बाई एम लिख दूं बच्चों, और v इक्वल टू P बाई एम अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 1/2 R क्रॉस P बाई एम। और ये R क्रॉस P क्या हो जाएगा बच्चों, एक पार्टिकल जो r डिस्टेंस पे है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है और मोमेंटम p है, तो क्या ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अबाउट द सन। r क्रॉस p, बोलो भाई बच्चों, r क्रॉस p ही लिखा था पिछले चैप्टर में हमने एंगुलर मोमेंटम। सूर्य नागर, कोई है क्लास में? मयूरी, Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था बच्चों हमने, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो यहां से जो हमारी एरियल वेलोसिटी आ जाएगी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 1/2 एल बाई एम। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको सिंपली एल अपॉन 2m भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन 2m के बराबर हो जाती है। बच्चों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे है नहीं, जो भी है इंटरनल फोर्सेस हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है इस सिस्टम का, किसका, सन और प्लेनेट सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए, यस और नो। yes sir, Yes, यस, sir. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। और अगर एंगुलर मोमेंटम एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट हो गया, मास एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, एम भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एल अपॉन 2m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर एल अपॉन 2m कांस्टेंट, तो ये जो जिसके इक्वल है डेल्टा ए बाई डेल टी, जिसे हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि एरियल वेलोसिटी एल अपॉन 2m के बराबर है। सिंस एल और m दोनों कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो एरियल वेलोसिटी इस वजह से कांस्टेंट हो जाएगी बच्चों। ओके, Yes, sir. Yes. यस, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों थर्ड। चलिए यहां से अगर हम बात करें एक और चीज कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया, तो ये किसके बराबर था, आर वी के बराबर। देखो बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं आर वी, सिंस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है, जो कि 1/2 आर वी के बराबर है, ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर वन वी वन विल बी इक्वल्स टू आर टू वी टू। क्या आ जाएगा, आर वन वी वन विल बी इक्वल्स टू आर टू वी टू। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो जब भी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो इसकी सन से जो डिस्टेंस है वह लगातार चेंज होगी बच्चों। जैसे यहाँ पे है कि जो एपोजी है, एपोजी पे जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, पेरेजी पे डिस्टेंस मिनिमम होती है। अब एंगुलर मोमेंटम एल तो कांस्टेंट है, या फिर आर और वी जो है इनका प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है। अब जब ये फारतेस्ट पॉइंट पे होगा एपोजी पे, तो आर मैक्सिमम होगा तो वी मिनिमम होना चाहिए, यस और नो। yes ये sir, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आर मैक्सिमम होगा, आर बढ़ेगा तो वी घटेगा। चलिए, और अब यहीं से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट कब ज्यादा होगी, जब वो सन के क्लोज होगा या जब वो सन से दूर होगा, बताइए। so close, यस, जब प्लेनेट सन के क्लोज होगा तो आर की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम होगी तो मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए वी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ पे होता है प्लेनेट क्लोजेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब फारतेस्ट होता है तो वेलोसिटी मिनिमम होती है। ओके बच्चों, चलिए थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं बच्चों,
लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ, और इसके ये क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन square of time period of revolution of a planet is proportional to the cube of semi major axis, to the cube of semi major axis of the ellipse, ठीक है बच्चों। तो जिस इलेप्टिकल पाथ पे प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है या स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है बच्चों। दिस इज द थर्ड लॉ। और बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड लो जनरली जैसे बोर्ड एग्जाम या इसको स्कूल एग्जाम में आपसे तीनों लो के बारे में पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल की बात करें तो कुछ एक क्वेश्चंस आपके लो ऑफ एरिया पे, ये जो आ रहा है एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इस पे बन सकते हैं, या फिर कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब पे। इस पे आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं टी क्या है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और ए इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल पाथ। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A geostationary satellite is orbiting the earth at a height of 6 r from the surface of earth। क्वेश्चन लिख दूं बच्चों में? Yes, sir. Yes. A geostationary satellite is orbiting the earth at a height 6 r from surface। What will be the time period of another satellite? What will be the time period of another satellite at a height 2.5 r from surface of earth, 2.5 r from surface of earth। तो एक प्लेनेट जो अर्थ सरफेस से 6 r हाइट पे रिवॉल्व करता है, वो एक तरीके का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है बच्चों। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जिसका टाइम पीरियड कितना 24 आवर्स का होता है। कितना होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड? 24 आवर्स का होता है। तो अर्थ सरफेस से अगर 6 r की रेडियस में वो रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड 24 आवर है। यदि अगर वो अर्थ सरफेस से 2 r हाइट पे रिवॉल्व करे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? देखिए पहले डायग्राम के थ्रू वापस से समझते हैं इसे। ये छोटी सी अर्थ बना लेता हूं मैं जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और ये इसकी सरफेस हो गई। तो सरफेस से जब प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पे, 6 r की डिस्टेंस पे या 6 r की ऊंचाई पे
रिवॉल्व करता है तो टाइम पीरियड, पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए। अगर वो सरफेस से 6r पे है तो सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस क्या 6r प्लस r 7r के बराबर हो जाएगी। बोलिए Yes, sir. बच्चों। यस। और अगर इसके लिए टाइम पीरियड की बात करें तो ये होता है 24 आवर। फर्दर अगर हम बात करें, एक ऐसा सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस से 2.5 आर डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा, तो इसके लिए सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस 2.5 r, इट विल बी 3.5 r। यस और नो। मान लेते हैं इसके लिए टाइम पीरियड T2 है। चलिए अब रिलेशन हमने क्या देखा, हमने रिलेशन देखा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, T1/T2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R1/R2 का होल क्यूब। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें, T2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2/R1 का क्यूब। चलिए अब आती है बात वैल्यूज पुट करने की। सो इट विल बी T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2। R2 कितना है बच्चों, R2 इज 3.5R डिवाइडेड बाई R1। R1 की वैल्यू है 7R। अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं, 3.5R से 7R 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 का क्यूब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8 आ जाएगा। सो T2 स्क्वायर विल बी 24 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। यस और नो। Yes, sir. यस। चलिए तो दोनों साइड क्यूब स्क्वायर रूट कर देता हूं, तो इधर मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2√2, जिसे हम लिख सकते हैं 6√2 आवर। क्या लिख सकते हैं, 6√2 आवर। मतलब अगर कोई प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पे, 2.5 आवर डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड, तो इसके लिए टाइम पीरियड 6√2 आवर हमें मिल जाएगा। ओके बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, अब ये तीन प्लेनेटरी मोशन के लिए लॉज दिए केपलर ने। इन तीनों लॉज के आधार पे न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने लॉ दिया, कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक तो ठीक था, एक वर्ड हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यूनिवर्सल। इस यूनिवर्सल वर्ड से क्या सिग्निफिकेंट है, क्या मतलब आ रहा है, देखो कुछ लॉ जो होते हैं साइंस में आप पढ़ोगे कि ये इस चीज के लिए वैलिड है, ये यहाँ पे वैलिड है, ये वहां पे वैलिड नहीं है, जैसे, तो इसकी वैलिडिटी कहाँ पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैलिडिटी थ्रू आउट द यूनिवर्स ये फॉलो होगा बच्चों। इसीलिए कहीं भी, चाहे स्मॉल छोटे से छोटे पार्टिकल ले ले, चाहे प्लैनेट्स ले ले, हर जगह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो होगा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल नेम दिया। ओके क्लियर है बात। Yes, sir. यस। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या स्टेटमेंट है इसके लिए। ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेज में भी पढ़ रखा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स, every particle in this universe attract every other particle with a force। जैसे मान लीजिए ये एक पहला पार्टिकल हो गया m1, ये दूसरा पार्टिकल हो गया m2, ठीक है, तो ये दोनों जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे, वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। किसके, मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये जो फोर्स है जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं तो क्या मिलेगा? F is directly proportional to m1 m2 by r स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जी। कौन सा जी? कैपिटल जी, पार्ले जी वाला जी नहीं, कैपिटल जी। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, चलिए एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन का है, तो M2 M1 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इसको मैं दे देता हूं F12 फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, और M2 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, इसका मैंने नाम दे दिया F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया है। ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म, मान लीजिए कि ये मास m1 है, ये मास m2 है बच्चों। ठीक है, ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया। m1 के लिए मैं मान लेता हूं कि पोजीशन वेक्टर है r1। m1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 हो गया। m2 के लिए पोजीशन वेक्टर r2 में बना देता हूं। तो इन दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अगर इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए। चलिए, तो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r हो जाएगा बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो, अगर मैं कहूं कि ये r1 ये r2, और ये जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा m1 पे वो लगेगा इधर की तरफ, और m2 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? m1 पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, m2 पे लगेगा फोर्स इधर की तरफ। तो जो m1 पे फोर्स है जिसे हमने कह दिया F12, तो F12 का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? द F12 विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा जो डायरेक्शन होगी F12 की, वो आर वेक्टर की तरफ ही होगी। ये आर वेक्टर क्या होगा? इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसके अलोंग ही क्या ये फोर्स F12 एक्ट कर रहा होगा। वापस से बात करता हूं, जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, क्या इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग ही F12 की डायरेक्शन होने वाली है बच्चों? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दे दी आर केप। आर केप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर आर को इससे रिप्लेस कर दूं, तो F12 विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, और ये हो जाएगा द F12 विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 आर क्यूब आर वेक्टर। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स F12 दे दिया जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें F21, F21 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? F21 की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट टू वेक्टर आर। F21 की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो F21 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी m1 m2 आर क्यूब वेक्टर आर,
जिसे मैं लिख सकता हूं F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, F21 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। अब बच्चों अगर मैं देखूं तो F12 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है क्या बेसिकली, F12 इज फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, force on M1 due to M2. Force F21 is force on M2 due to M1। बच्चों ये दोनों फोर्स क्या मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं? अगर आप देखोगे तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो आई कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F21। लिखा जा सकता है क्योंकि बस केवल डायरेक्शन ही तो अलग है। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, तो यहाँ से कुछ और बातें हमें सीखने को मिलेगी क्या, कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बेसिकली एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में लिख दें, दीज फोर्सेस फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बच्चों एक तरीके का सेंट्रल फोर्स है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स से क्या मतलब है बच्चों? ये जो फोर्स एक्ट करेगा, जो दो बॉडीज या दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, यह हमेशा उन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। उन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही ये एक्ट करता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, इट इज ऑलवेज attractive in nature। It is always attractive in nature। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होता है। फर्दर, it is independent of medium। It is independent। It is independent of medium। ठीक है बच्चों? बाकी डिपेंडेंसी आपने देख ही रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, तो इनको न्यूमेरिकली हम चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकली चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट परसेंटेज by what percentage by what percentage will the will the gravitational force by what percentage will the gravitational force between two bodies between two bodies increased if between two bodies increased if their masses are increased by if their masses are increased by 50%। मासेस को 50% से इंक्रीज कर दिया जाए। अब यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि डिस्टेंस का क्या करना है, तो डिस्टेंस को अनचेंज हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियली मान लीजिए ये मास m1 है, ये मास
M2 है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, ये एक दूसरे से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्स है, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, और इनके बीच में इनिशियली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। चलिए अब क्या किया हमने, हमने दोनों मासेस को 50-50% से इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों जब M1 को मैं 50% से इंक्रीज कर दूंगा तो क्या नया मास 1.5 M1 हो जाएगा? इनिशियली M था, 50% से इंक्रीज कर दिया तो 1.5 M हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली सेकंड मास की बात करता हूं, सेकंड मास को भी मैंने क्या कर दिया, 1.5 टाइम कर दिया, सो इट विल बी M2। डिस्टेंस के बारे में मैं कुछ नहीं कहा होगा, तो डिस्टेंस को मैं अनचेंज्ड R ही रखता हूं। मान लेते हैं इस केस में जो नया फोर्स है बच्चों वो F डैश है, और F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, G 1.5 M1 1.5 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 1.5 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 2.25 G M1 M2 बाई R स्क्वायर। चलिए G M1 M2 बाई R स्क्वायर क्या है, F है, प्रीवियस फोर्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2.25 F। ठीक है, तो इनिशियली फोर्स F था, जब मैंने मासेस को हर एक मास को 50% से इंक्रीज कर दिया तो अब फोर्स हो गया 2.25 F। अगर मैं क्या कहूं, परसेंटेज इंक्रीज की बात करें कि फोर्स कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, इट इज डेल्टा F अपॉन F इंटू 100। यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज। चलिए तो परसेंटेज चेंज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100। डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100, और ये हो जाएगा बच्चों 2.25 एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 125%। तो जब मासेस को आप 50% से इंक्रीज कर देंगे तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 125% से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. यस। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए बच्चों सोल्व। मान लीजिए ये दो मासेस हैं M1 एंड M2, M1 M2, इनके बीच की इनिशियली जो डिस्टेंस है वो R है। अब हमने क्या कर दिया, ये केस 1 हो गया। सेकेंड सिनेरियो में मान लेते हैं इनके बीच का जो फोर्स है F, इट इज G M1 M2 बाई R स्क्वायर। हमने क्या किया, मासेस को कर दिया डबल, इसको 2m1 कर दिया, इसको कर दिया 2m2, मासेस को कर दिया डबल और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया 2r। बताइए बच्चों अब नया फोर्स, इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल F? मासेस को भी डबल कर दिया, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, हमें निकालना है नया फोर्स। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं भाई सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। G 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, सो इट विल बी 4g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट विल बी g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं f डैश विल बी इक्वल टू f। तो इस केस में जो फोर्स रहेगा वो अनचेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, अभी हमने बात की बच्चों कि दो मासेस हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जैसे M1 और M2 दो मासेस हैं, तो M1 पे M2 कुछ फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्या हो अगर M1 के सराउंडिंग में एक से ज्यादा मास हो, M2 हो M3 हो M4 हो,
तब उस केस में m पे नेट फोर्स क्या होगा, किस तरीके से हम निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए ये मास m1 हो गया, दिस इज मास m1, ये मास m2 है, ये मास m3 है और ये मास m4 है। ठीक है बच्चों, अगर हम m1 और m2 के इंटरेक्शन को देखें तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूं r12, ये हो जाएगी r12। फर्दर अगर हम बात करें तो m3 के लिए इनकी जो डिस्टेंस है हो जाएगी वो हो जाएगी r13, और इसके लिए जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r14। r14 ठीक है बच्चों। तो अब सारे के सारे m1 जो फोर्स लगाएगा m2 पे, सॉरी m2 जो फोर्स लगाएगा m1 पे, क्या वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों? m1 सॉरी m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, m2 फर्दर m3 भी m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और M4 भी अपनी तरफ M1 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन M1, तो क्या M1 का नेट फोर्स जो तीनों M2 M3 एंड M4 जो फोर्सेस दे रहे हैं, क्या इनका वेक्टर सम ही नेट फोर्स हो जाएगा? यस सर। यस, मान लेते हैं ये फोर्स है F12, ये फोर्स है F13 और ये फोर्स है F14। तो नेट फोर्स ऑन द मास M1 will be equals to F12 plus F13 plus F14, इसके बराबर नेट फोर्स हो जाएगा। या फिर मैं कहूं यहाँ पे मान लीजिए तीन से ज्यादा फोर्सेस हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं समीशन ऑफ F1i। ठीक है बच्चों, where I is equals to 1 to n. This will be the net force on particle mass m1। ठीक है जी। यस सर। यस, आप चाहें तो f1 f2 f3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए f12 की वैल्यू की बात करें तो f12 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? f12 की वैल्यू हो जाएगी g m1 m2 अपॉन r21 का स्क्वायर r21 कैप। सिमिलरली F13 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जी M1 M2 R31 का स्क्वायर R31 के। और उसके लिए बात करें तो फोर्थ पार्टिकल के लिए इट विल बी इक्वल्स टू जी M1 M2, सॉरी ये M3 हो जाएगा बच्चों, और ये M4 हो जाएगा जी M1 M4 R41 स्क्वायर R41 केप। और इन सबको ऐड करके ये वैल्यू पुट करूंगा तो नेट फोर्स मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल पे जो मोर देन वन पार्टिकल से सराउंडेड है उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यस सर। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए ये क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे इक्वल मास m m m और m रखा हुआ है।
ठीक है जी, इक्वल मास mm रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंड 1 2 3 और 4 हो गए। हमें जो फोर्थ एंड पे मास m है, ये जो मास m है, इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट विल बी द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट विल बी द नेट gravitational force on mass placed at end 4? चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो फोर्थ एंड पे मास m है, ये कितने मासेस से सराउंडेड है? बेसिकली ये 1 2 और 3, तीन मासेस से सराउंडेड है। ये तीनों के तीनों मास इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट वाले के लिए, तो क्या ये इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में F1 से अट्रैक्ट कर लेगा? अगर बात करें इसके लिए, तो ये F3 से अट्रैक्ट कर लेगा। और ये जो है, ये सिंस इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F2। यस और नो? तो जो ये मास है बच्चों, इसमें बेसिकली तीन फोर्स लगेंगे, F1 F2 F3, जो कि रेस्पेक्टिवली 1 2 और 3 एंड पे रखे हुए मासेस की वजह से होने वाला है। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं बच्चों F1 की, तो F1 के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो जी एम स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1 और 4 के लिए a है, तो इट विल बी a स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मान लेते हैं ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो ये i कैप हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा। तो F1 विल बी जी एम स्क्वायर a स्क्वायर j कैप हो जाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए F3 के लिए बताइए सिमिलरली, क्या F3 के लिए वैल्यू जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगी? F3 की वैल्यू। यस सर। और अगर F2 के लिए बात करें बच्चों, तो इट विल बी जी एम स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस बताइए बच्चों, सेकंड पार्टिकल और फोर्थ पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो इस स्क्वायर का सर हाइपोटेनस ए क्या हो रूट जाएगा टू। बच्चों? हाँ जी, A√2। A√2। तो A√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया F2 का मैग्नीट्यूड जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ 45 डिग्री एंगल पे होने वाली है। यस और नो? यस सर। यस, एट 45 विद एक्स एक्सिस। चलिए अगर हम बात करें बच्चों, क्या F1 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है? F1 और यस सर। F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इस अलोंग हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, या तो हम लिख सकते हैं F नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पे अगर F1 और F2 का सम निकालूं, मैं रिजल्टेंट निकालूं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू क्या √2 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों? यस सर। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू √2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो F2 के अलोंग ही होगी। इसको F3 लिख देता हूं, सॉरी मैं। जो F1 प्लस F3 के मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन होगी वो F3 के F2 के अलोंग ही होगी। तो इस वजह से जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, भाई ये F1 प्लस F2 भी इसी डायरेक्शन में है। F1 प्लस F2 की जो डायरेक्शन आ रही है वो इधर ही आ रही है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। और इसकी वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ? √2 जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ से नेट मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा जी एम
स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। फर्दर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m है, और यहाँ पे भी मास m है। किसी भी एक मास पे, मान लीजिए इस पे ले लीजिए, किसी भी एक मास पे नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये m है, 2m 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 2m। यहाँ पे नेट फोर्स ऑन m कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इस वाले m पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इस वाले m पे नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यस सर। यस सर। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। सर जो ये स्क्वायर है इसका साइड एक ही है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? जो स्क्वायर है इनका सारा साइड एक जैसा है ना? हाँ हाँ, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल्स हैं। इसकी भी साइड एल मान लीजिए आप, है ना। ओके चलिए, सर। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.